जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग का जो लूफेड का क्लास दोस्तों डे बाय डे चल रहा है। प्रतिदिन दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलते हैं और उसका दोस्तों एक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं और इसके रिवीजन के तौर पर दोस्तों आपको हम टेलीग्राम पर बता देंगे कि उसका लिंक आपको मिलता है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में। जाना है उससे दोस्तों, उस पर ज्वाइन होकर के आपको जो टॉपिक पढ़ा है मेरे भाई उसको पूरी ईमानदारी से क्लास को देखना है और इससे संबंधित जो भी दोस्तों प्रश्न हम आपको बना कर देते हैं, जितने भी 30, 40, 50 क्वेश्चन, उसको दोस्तों आप रिवीजन के तौर पर पढ़ने के बाद उसको लगा लीजिएगा। दोस्तों इस चैप्टर पर इतनी अच्छा पकड़ आपका हो जाएगा कि एग्जाम में जो भी दोस्तों प्रश्न आएगा वो आपके मतलब कि आपसे दोस्तों बाहर जाने वाले नहीं है। मतलब कि आप उसको दोस्तों गलत किसी भी दोस्तों कीमत पे नहीं करने वाले हैं। अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका दोस्तों जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं या अपने स्तर पर जो भी आपके पास PYQ है दोस्तों उसको लगा लीजिएगा तो आपका दोस्तों काम बन जाएगा, क्योंकि चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर दोस्तों आप पढ़ने के बाद, क्लास देखने के बाद एक बार खुद से भी रिवीजन कीजिएगा, मतलब रीडिंग कीजिएगा बुक को, तो सारे तथ्य को दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर आपको हर एक लाइन को तो समझा रहे हैं। यही बच्चे नहीं करते हैं। यही बच्चे अगर करना शुरू कर दे भाई तो लूफेंट को अगर एक बार अच्छे से पढ़ लें तो फिर उसका काम दोस्तों बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कितना भी प्रकाशन का बुक क्यों ना पढ़ लें जीएस के लिए, लेकिन आपको दोस्तों ये जब तक आप लूफेंट को नहीं पढ़ते हैं तब तक दोस्तों आपका मन नहीं मानता, आपका दिल नहीं मानता दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों ये क्लास शुरू की गई। चलिए आज का जो हमारा क्लास है फिजिक्स का दोस्तों, और फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर कर चुके हैं मात्रक, और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्या, गति। क्या करेंगे, गति को दोस्तों पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं गति के बारे में। तो गति का जो पहला पॉइंट है मेरे भाई वो क्या है, अदिश राशि है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। उसके बारे में ये क्या बता रहा है आपसे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। आपको यही पकड़ना है, यही चीज़ को पकड़ना है। जिसमें केवल मेरे भाई परिमाण होता है वो क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। परिमाण और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों है मेरे भाई, वो कहलाता है आपका सदिश राशि। याद रखिएगा, जिसमें केवल परिमाण वो अदिश, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों वो सदिश दोस्तों। अब ये इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल पूछता है, इसका डिफिनेशन भी कभी पूछता है, आपको देगा वहाँ पर ऑप्शन 4 देगा, आपसे पूछेगा। तो इसमें द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये और विभव दोस्तों, ये सब जो देख रहे हैं सब क्या दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। और आपके दिमाग में दोस्तों आ रहा है कि सर ये परिमाण होता क्या है। तो परिमाण कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको हम बोले कि यहाँ पर एक टेबल है। क्या है मेरे भाई, टेबल है। अब इस टेबल को क्या करना है, धक्का मारना है। धक्का मारना है कितना, आप मान लीजिए आपको बोले ना कि टेबल को हटाने के लिए आपको 10 न्यूटन का बल लगेगा, 10 न्यूटन का बल लगेगा। बस बोले आपको 10 न्यूटन का बल, लेकिन टेबल को किधर ले जाना है आपको दिशा पता नहीं है, आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है पता नहीं है। तो ये सिर्फ 10 न्यूटन जो बोले ना हम, यही आपका दोस्तों हो गया परिमाण। और इसमें बता दिए कि 10 न्यूटन का बल लगा करके इस टेबल को, मतलब जो है आपको इसको क्या करना, आगे धक्का देना है। मतलब आपको दिशा पता चलेगा किधर ले जाना है तो आगे। तो इसमें दिशा पता चलता है मेरे भाई, वो कहलाता है आपका सदिश राशि, जिसमें सिर्फ केवल परिमाण आपको पता है। तो दोस्तों क्या है आपका अदिश राशि है। तो इसमें आपका द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव दोस्तों क्या है आपका अदिश राशि है। बाकी नोट में भी यहाँ देखिए ये सब है आपका अदिश राशि है। विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, ये सब दोस्तों क्या आपका अदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपसे फदिश अदिश का एग्जाम्पल ही पूछेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें केवल परिमाण हो। अगला है फदिश राशि। फदिश राशि क्या है, जिसमें परिमाण दिशा दोनों है। परिमाण भी आपका है और प्लस में दोस्तों दिशा है। मतलब कि बताएं आपको कि 10 न्यूटन का बल लगा करके आपको टेबल को क्या करना है दोस्तों, आगे धक्का देना है। मतलब आगे जो बताएं आपको क्या हो गया दोस्तों, आपका दिशा हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो फदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों क्या होता है, जिसमें आपका परिमाण के साथ साथ दिशा भी दोस्तों होता है, वो होता है आपका फदिश राशि। और फदिश राशि में एग्जाम्पल याद रखना है कौन कौन, तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों। इसमें गौर करने वाली बात क्या है मेरे भाई, की बात आता है कि सर याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि 100% आपको सही है, जब तक आप एक्सेप्शन याद नहीं कीजिएगा, मतलब अपवाद याद नहीं रखिएगा तो ये ट्रिक दोस्तों वो काम नहीं करेगा। मतलब कि अदिश राशि में क्या होता है कि अदिश राशि में जिसमें दोस्तों आपका व और ब दोस्तों क्या है नहीं आता है, वो दोस्तों आपका कहलाता है अदिश राशि, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर विभव क्या है दोस्तों, इसमें व आ रहा है लेकिन क्या है ये अदिश राशि है। जो धारा है व आ रहा है लेकिन फिर भी अदिश राशि है। तो ये दाब है, इसमें व आ रहा है, घनत्व। तो इसे एक्सेप्शन याद रखिएगा ना, तभी आपका काम करेगा। व और बा वाला दोस्तों जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए चाल हो गया, आयतन हो गया, इसमें व ब नहीं ना आ रहा है, तो ये सब क्या है अदिश राशि है। और सदिश राशि में देखिएगा वो अधिकांश में आपको व ब देखने के लिए मिलेगा। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों। तो ये सब क्या है आपका सदिश राशि। इसके अलावा जो भार आप बोलते हैं, भार
ये भार भी दोस्तों क्या है आपका, ये सदिश राशि है, क्योंकि भार दोस्तों भार का मात्रक होता है, न्यूटन में होता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है जो आगे हम बताएंगे। तो ये सदिश का जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, अपवाद याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट है दूरी। हम लोग डिस्टेंस को समझते हैं। दूरी क्या होता है, तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई। मान लीजिए कि आपको यहाँ से शुरू किए और यहाँ पर दोस्तों खत्म किए, तो इसके बीच की जो लंबाई हुई मेरे भाई, ये क्या है आपका, दूरी हुआ दोस्तों। यहाँ पर चलना शुरू किए, यहाँ पर खत्म किए, इसके बीच की जो लंबाई है क्या है दोस्तों, आपकी दूरी है। और दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है या शून्य होता है। ये धनात्मक होता है दोस्तों और शून्य होता है, मतलब कि ऋणात्मक दोस्तों कभी दूरी आपका नहीं हो सकता। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अगला है विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या है, तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश। दूरी क्या है, अदिश। दूरी अदिश है, ये है विस्थापन सदिश। देखिए दूरी में वह नहीं आया है तो ये आपका अदिश हो गया, इसमें वह आ रहा है तो ये आपका सदिश हो गया। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। क्या है दोस्तों, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी दोस्तों आपका दूरी हो सकता है। ये पॉइंट को दोस्तों याद, विस्थापन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोले हम कि यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ पे चल करके दोस्तों फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ से वापस दोस्तों यहाँ आ गए, मतलब 5 मीटर गए हैं, फिर वापस दोस्तों 5 मीटर आ गए। तो ये दोस्तों अगर आपसे पूछा कि इसका विस्थापन कितना है, तो विस्थापन मेरे भाई शून्य है। या मान लीजिए इसके पीछे आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाइएगा, तो यहाँ पर माइनस में भी हो सकता है। तो विस्थापन के बारे में याद रखिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये दोस्तों तीनों दोस्तों हो सकता है। अगला है चाल। क्या है, चाल। तो चाल के बारे में बता रहा है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहे हैं आप, वही दोस्तों क्या होता है, वस्तु का वो चाल कहलाता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये आपका मेन फॉर्मूला, इसी को घुमा फिरा करके समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, इस तरह से बनता है दोस्तों आपका। और आपसे पूछा है कि चाल कौन सी राशि है, तो वह नहीं आ रहा तो अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि दूरी का मात्रक दोस्तों मीटर होता है और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड दोस्तों हो गया आपका चाल का मात्रक। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला है कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल पर तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल आपसे पूछे। मान लीजिए आपसे पूछे कि आप 10 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब 10 किलोमीटर पर दोस्तों क्या हुआ है, एक दूरी तय की है, फिर और उसके बाद फिर जो आगे गए हैं वो भी गए हैं दोस्तों, मान लीजिए कि उसी चाल से क्या गया, उतनी ही मतलब कि दूरी जो आपका सेम ही है। मान लीजिए 10 किलोमीटर से आप 10 किलोमीटर की स्पीड से दोस्तों आप गए हैं 50 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब अगला भी जो 50 किलोमीटर गए हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ही गए। तो आपसे पूछेगा औसत चाल, तो क्या होगा, तो जो दोनों आपकी दोस्तों क्या है चाल है, उसका दोगुना कर दीजिएगा, मतलब कि v1 इंटू v2 और इसको में 2 से गुना कर दीजिएगा। बाकी जो आपका चाल है उसको जोड़ दीजिएगा और जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा मेरे भाई, जोड़ करके तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। मतलब 2v1 मतलब पहला चाल आपका, फिर दूसरा चाल, ये गुना करना है, फिर आपको डिवाइड कर देना। ये दोस्तों क्या निकलेगा आपका औसत चाल। अगला है बी है। बी बोल रहा है कि जब वस्तु अपनी यात्रा की आधी समय पर v चाल से और शेष आधी समय पर v2 चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल v1 प्लस v2/2 होता है। मतलब आपके पास दोस्तों क्या है, कोई दूरी है, दूरी में दोस्तों कोई समय है दोस्तों, तो आधे समय में दोस्तों आप v1 चाल पर चल रहे हैं और शेष जो आधा समय है दोस्तों तो उसको v2 चाल पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब औसत चाल पूछेगा तो दोनों चाल को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों, तब दोस्तों यहाँ पर ये आपका औसत चाल निकल जाए। कब, जब दोस्तों आधा समय में आप दूरी को तय कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है वेग। वेग क्या है, वेलोसिटी के बारे में। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर, किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। देखिए वेग और चाल में क्या अंतर है कि चाल में दोस्तों क्या है दोस्तों, उसमें कोई दिशा का पता नहीं है, हमें दिशा का दोस्तों पता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि एक निश्चित दिशा में, बताया ना निश्चित दिशा में, क्योंकि दोस्तों इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वेग में, क्योंकि वेग दोस्तों क्या है, सदिश राशि है। चाल में कुछ नहीं, चाल में क्या है दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, प्रति सेकंड प्रति इकाई में दोस्तों, प्रति सेकंड इकाई में तय की गई दूरी आपका क्या कहलाता था, आपका चाल कहलाता था। यहाँ भी क्या है दोस्तों, तो यहाँ भी वही दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चित दिशा में तय कर रहे हैं मेरे भाई, निश्चित दिशा में तय कर रहे हैं, तो क्या है दोस्तों आपका वेग कहलाएगा। या कोई वस्तु के विस्थापन में मतलब कि विस्थापन की जो दर होती है दोस्तों उसको हम लोग वेग कहते हैं। वेग का मात्रक सेम चाल की मात्रा की तरह ही होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन चाल से दोस्तों क्या होता है, वेग आपका सदिश राशि है, चाल आपका अदिश राशि है। अब है आपका त्वरण। त्वरण क्या है,
तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप बाइक चलाते होंगे, बाइक दोस्तों चलाते होंगे, बाइक जब आप स्टार्ट करते हो तो मान लीजिए आपका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उसका दोस्तों आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड के बाद क्या होता है दोस्तों, आपका स्पीड बढ़ करके हो गया मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो परिवर्तन हुआ दोस्तों वेग में क्या हुआ दोस्तों, परिवर्तन हुआ। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम त्वरण बोलेंगे। एक्सेलरेशन दोस्तों इसी को बोलते हैं कि एक्सेलेरेट करो, तो दोस्तों क्या आ गया, ये त्वरण कहलाता है। त्वरण भी दोस्तों क्या आपका सदिश राशि, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी वह आ रहा है। इसका एफआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, पहला जो आप V1 से चले, आप मान लीजिए V1 से चले, या मान लीजिए U से आपका प्रारंभिक चाल हो गया, फिर भी कुछ समय बाद दोस्तों आपका V अंतिम चाल हो गया दोस्तों, कितना सेकंड में हो गया, T दोस्तों। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है आपका A बराबर कि V1 माइनस U बटा दोस्तों T होता है। क्या होता है, T होता है। तो V1 मतलब कि वेग ही है मीटर प्रति सेकंड, ये भी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड है। बट्टा में जब टाइम से भागा मारिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा। इसलिए इसका त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। और यहाँ पर एक बात भी और याद रखिएगा कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, जैसे मान लीजिए कि आप 20 की स्पीड पर चले, लेकिन 10 सेकंड बाद क्या हो गया दोस्तों, आपका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर या 10 की स्पीड हो गया, तो यहाँ क्या वेग घटा ना, तो इसी वेग जो घटा ना दोस्तों आपका, इसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। बढ़ा दोस्तों तो आपका वो त्वरण हो गया त्वरण हो गया। लेकिन जब वही दोस्तों आपका त्वरण घट गया, उसका वेग घटा दोस्तों, तो इसी ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे हम लोग, मंदन दोस्तों बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा मंदन क्या होता है। अगला है कि वेग एक समान होने पर, वेग मतलब कि जो आपका जिस स्पीड से चल रहे हैं आप, वो दोस्तों अगर समान है, एक समान होने से त्वरण का मान दोस्तों शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। मतलब यहाँ भी 10 है मेरे भाई, यहाँ भी 10 स्पीड आपका, आगे भी 10 है, तो 10 में से 10 घटाइए कितना बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। तो इसलिए बोल रहा है का वेग एक समान होने पर आपका क्या होगा, त्वरण का मान शून्य होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है आपका प्रक्षेप गति, इसको प्रोजेक्टाइल दोस्तों मोशन कहते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से। ये क्या है कि जब कोई पिंड एक ही समय पर दो दूरी तय करता है, क्षैतिज और उदर्ग पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इस पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। अब समझिए, पहले यहाँ पर सिंपल आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्रिकेट अगर खेलते होंगे या क्रिकेट नहीं भी खेलते होंगे दोस्तों, तभी बॉल उछालते हैं, क्या कहते हैं, बॉल को दोस्तों ऊपर फेंकते हैं। तो जब मेरे भाई बॉल को ऊपर फेंकिएगा तो बॉल में क्या होता है, तो बॉल में दोस्तों आपका वो ऊपर जा रहा है, मतलब दो तरह की गति कर रही है इसमें दो तरह की आपको गति देखने के लिए मिल रही है। वो दोस्तों आपका क्या है, जब उछालते हैं तो ऊपर भी जा रही है, लेकिन जहां पर आप बॉल को चाह रहे हैं दोस्तों गिरना, वो बॉल वहां नहीं गिरता है। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ उछाले तो बॉल आपका दोस्तों यहाँ गिरेगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी क्षैतिज और उदर्ग तो पिंड की ऐसी गति को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों गति काम कर रही है, क्षैतिज गति भी काम कर रही है और उदर्ग भी काम कर रही है दोस्तों। वो क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका प्रक्षेप गति कहलाता है। और इस पिंड का जो वेग होता है, वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। ये दोस्तों फिक्स नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं होता है। क्या होता है, दोनों आपका परिमाण और दिशा दोनों दोस्तों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इस कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, और इसी वक्र पथ को दोस्तों प्रक्षेप पथ कहते हैं। मतलब अगर पिंड जो पिंड मतलब कोई वस्तु आपका है, अगर वक्र पथ पर अगर गति कर रहा है तो वही क्या है, प्रक्षेप पथ कहलाता है दोस्तों। यह सदैव परवलयाकार दोस्तों होता है, जिस पर धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम। जैसे धनुष से छूटा बाण होता है, मान लीजिए धनुष आप चलाएं तो धनुष से क्या होता है दोस्तों, ऐसे जाकर के ऐसे गिरता है आपका, ये नहीं कि ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाकर के ऊंचाई जाता है, फिर दोस्तों आपका क्षैतिज ये धरातल पर दोस्तों इसे रख के मान लीजिए ऐसे आता है। बम गिरा रहे हैं, मान लीजिए कि आप हवाई जहाज से क्या किया, बम गिरा रहे हैं, तो बम मान लीजिए आपका हवाई जहाज यहाँ है, अब बम गिराइएगा तो बम गिरेगा, तो मतलब ऐसे नहीं गिरेगा आपका बम दोस्तों, ऐसे आपका गिरता है यहाँ पर ऐसे। वही बता रहा है कि दो तरह की गति करती है, क्षैतिज दोस्तों और उदर्ग करती है। ये ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इसी में कि आगे बोल रहा है कि तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के दोस्तों उदाहरण है। जो बता रहे हैं आपको, धनुष से आप तीर छोड़ रहे हैं दोस्तों वो हो गया, ऊपर से बम कुछ गिरा रहे हैं, कोई वस्तु गिरा रहे हैं, तो वो भी क्या दोस्तों आपका वो परवलयाकार कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जो वस्तु गिरा रहे हैं दोस्तों सीधा ना गिर करके ऐसे दोस्तों गिर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आप याद कीजिए। कोई बॉल को ऊपर अगर फेंकते हैं दोस्तों, मान लीजिए ऐसे फेंकें आप, तो थोड़ा ऐसे गिरता है, वैसे नहीं गिरता मेरे भाई। ऊपर फेंकते हैं ना तो क्या होता है, ऐसे नहीं जाता है आपका गेंद। क्या होता है, गेंद जब फेंकते हैं ऊपर तो दोस्तों गेंद आपका ऐसे जा करके ऐसे गिरता है। ये ध्यान देने वाली आपको बात है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण बता दिए आपको।
प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। मतलब इसमें द्विविमीय गति मतलब दो तरह के दोस्तों क्या होता है इसमें गति आपको देखने के लिए मिल रही है। प्रक्षेप का अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री, मतलब जो धरातल है दोस्तों इससे क्या करना है आपको 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर दोस्तों फेंकना है। जब आपको सबसे अधिकतम दूरी फेंकना है, सबसे ज़्यादा दूर अगर किसी वस्तु को फेंकना है मेरे भाई, तो आपको 45 डिग्री के एंगल में फेंकना पड़ेगा, तो वो दोस्तों सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा। कौन पर? ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। जब क्षैतिज दिशा में कोई दोस्तों वस्तु पिंड दूरी तय करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? परास कहते हैं मेरे भाई। प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। मतलब ये थीटा के लिए भी और 90 माइनस थीटा के लिए दोनों के लिए क्या होता है दोस्तों? परास। परास क्या है? तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, दोनों के लिए क्या होता है? ये समान होता है। प्रक्षेप पथ पर उच्चतम बिंदु, उच्चतम मतलब कि अधिक ऊंचाई तय करना है आपको, अधिक ऊंचाई तय करना है तो कितना डिग्री पर फेंकना पड़ेगा? तो कितना 90 डिग्री पर। मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण दोस्तों बनता है। अगर अधिकतम दूरी फेंकना है तो 45, अधिकतम ऊंचाई फेंकना है तो 90 दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट आप याद रखना है। परास क्या होता है ये बता दिए। अब आते हैं वृत्तीय गति के बारे में कि वृत्तीय गति क्या होता है, मतलब कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे वृत्तीय गति मान लीजिए सर्कल है, अब दोस्तों इसमें क्या क्या है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? आपका वृत्तीय गति है। अगर आपका क्या है चाल दोस्तों क्या है? एक समान है, स्पीड आपका एक समान है मेरे भाई, तो क्या होगा आपका? इसको एक समान वृत्तीय गति हम लोग क्या कहेंगे, वही बात यहाँ बताया है। अगला है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत दोस्तों होती है। अब जैसे मान लीजिए कि चाल तो आपका फिक्स है, लेकिन क्या दोस्तों आपका वेग बदल रहा है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, फिर इधर से आप मुड़िएगा तो यहाँ पर वेग क्या होगा? आपका वेग कम हो जाएगा। वेग दोस्तों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक समान वेग दोस्तों आपका रहने वाला नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। वेग आपका एक समान रहने वाला नहीं है। वेग में दोस्तों इसमें क्या होता है? हर एक बिंदु पर दोस्तों आपका क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है ना भाई तो क्या होगा? त्वरण में भी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखिता उड़ जाता है। मतलब कि आप जैसे आप बचपन में खेले होंगे कि पत्थर को बांध कर गोल 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 दोस्तों क्या होते हैं? घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद क्या होता है दोस्तों? पत्थर जो है अगर डोरी मतलब कि टूट गया तो पत्थर क्या दोस्तों? वो स्पर्श रेखिता मतलब कि सीधी रेखा में दोस्तों क्या होता है? जाकर के वो गिरता है मेरे भाई। अगला है कोणीय वेग। अब ये कोणीय वेग क्या है तो इसको समझते हैं हम लोग। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण को कोणीय वेग दोस्तों कहते हैं। अब यहाँ समझिए, सिंपल समझिए। मान लीजिए कि एक गोल रास्ता है, क्या है दोस्तों? एक गोल रास्ता है। अब गोल रास्ता पर दोस्तों आप चल रहे हैं तो हर एक सेकंड पे कितना कोण दोस्तों, मतलब कितना कोण दोस्तों तय कर रहे हैं आप, जितना कोण दोस्तों आप तय कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। हर एक सेकंड में मतलब प्रति सेकंड पर तय की गई दोस्तों कोण, प्रति सेकंड पर कितना डिग्री का दोस्तों कोण तय कर रहे हैं आप, वही क्या है? कोणीय वेग है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इस कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रकट करते हैं, मतलब कि दोस्तों इंगित करते हैं ओमेगा से। अर्थात ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बटे समय। मतलब बता दिए कि प्रत्येक सेकंड में कितना डिग्री का आप कोण दोस्तों तय कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? आपका कोणीय वेग कहलाता है। और ये ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा थीटा बटे दोस्तों क्या हो गया? टी। मतलब कितना डिग्री का प्रत्येक सेकंड में आप कोण तय कर रहे हैं। अब यहाँ बता रहा है कि यदि 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ये आपका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? 2πn, क्योंकि दोस्तों ये परिधि आप देख रहे हैं, ये वाला ये एरिया तो इसमें वृत्त में है तो यहाँ पर पाई होगा। 2πn मतलब कि आप 1 सेकंड में n चक्कर लगाएं, क्योंकि एक चक्कर में जो कण होता है 2π 360 डिग्री, जो वृत्त पे चारों तरफ घूमते हैं एक चक्कर में दोस्तों कितना? 360 डिग्री होता है। और ये रेडियन से घूमता है, मतलब कि ओमेगा जो कोणीय वेग दोस्तों उसको हम रेडियन से दर्शाते हैं, मतलब इसकी मात्रा को हम बोल सकते हैं। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, अब क्या त्रिज्या इसका r है, और 1 सेकंड में n चक्कर लगाते हैं तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, मतलब कि दूरी मतलब कि परिधि, क्या है? परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr,
2 पाई 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया तो n, तो इसको क्या कीजिए n से गुना कर दीजिए। तो वही बात यहाँ किया है, तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n होता है, मतलब कि 2 पाई r n होता है। यही उसकी रेखीय चाल है। मतलब ये जो आप देखें ना, ये क्या है दोस्तों, रेखीय चाल है। क्या होगी, रेखीय चाल हो गया। इसको और आप बेहतरीन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 2 पाई n है, 2 पाई n क्या है आपका ओमेगा है। क्या है 2 पाई n, मतलब कि आपका कोणीय वेग है, जो बताएं आपको 2 पाई r, ये हो गया आपका। और n चक्कर लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका रेखीय चाल। क्या कहलाएगा, ये रेखीय चाल। इसको और मतलब कि हम व्यवस्थित करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 2 पाई है, मतलब कि 2 पाई n इंटू हम r लिख सकते हैं। जब 2 पाई n लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, ओमेगा मतलब कि कोणीय वेग। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोणीय वेग इंटू आर हो जाएगा, कोणीय वेग इंटू आर, ये कोणीय वेग इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वही बात यहाँ पर आपको बताएगी। तो फिर देखिए v बराबर क्या है 2 पाई r n, यहाँ पर 2 पाई n मतलब क्या हो गया आपका ओमेगा, मतलब कोणीय वेग, और इंटू आर, इसलिए कोणीय वेग बराबर क्या होता है 2 पाई n बता दिया था यहाँ पर। तो रेखीय चाल रेखीय चाल क्या होता है, तो कोणीय चाल इंटू होता है त्रिज्या। जब कोणीय चाल को और त्रिज्या को दोस्तों गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका रेखीय चाल आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि पाई का मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। सबसे पहले किसने की थी दोस्तों, आर्यभट्ट ने। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला है न्यूटन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ेंगे। पहले भी इसकी जानकारी आपको दिए थे अपने क्लास में, क्योंकि इसका क्लास पहले भी हम ले चुके हैं। अभी लूफेंट का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हम लोग हमारा काम है कि लूफेंट पे पूरा फोकस करें। न्यूटन का गति का प्रथम नियम दोस्तों, तो भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1685 में अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया, याद रखिएगा। इसका किस पुस्तक है, तो ये न्यूटन का पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था, मतलब इसी पुस्तक में दोस्तों इन्होंने गति के नियम के बारे में दोस्तों जानकारी दी थी। अब गति के कितने नियम दिए थे दोस्तों, गति के 3 नियम दिए थे। कब, 1685 में। पहला नियम क्या है दोस्तों न्यूटन का प्रथम गति नियम, तो है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब कि स्थिर है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, मतलब कि दोस्तों वो क्या है, चल रही है, स्थिर मतलब नहीं है दोस्तों, गति में है, तो वो गति में रहेगी, तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु चल रही है दोस्तों, अब इसको आपको रोकना है तो क्या किए दोस्तों, उस पर जो आप बल लगाएं वो हो गया आपका बाह्य बल हो गया, लगा कर दोस्तों उसको रोक दिए, तो उसकी दिशा में उसमें क्या हो गया आपका परिवर्तन आ गया। क्या होगा दोस्तों, वो परिवर्तन आ गया। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, ये चलता ही रहेगा, ये क्या होगा, चलता ही रहेगा दोस्तों। या मान लीजिए कोई वस्तु आपका स्थिर है, कोई वस्तु यहाँ पर दोस्तों स्थिर है, अब इसको आपको गति में लाना, जाहिर सी बात इस पर क्या कीजिएगा, बाह्य बल लगेगा इस पर, मतलब बाहरी बल दोस्तों लगेगा, तभी दोस्तों क्या होगा, ये गति में आएगा। बिना बाह्य बल लगाए गति में दोस्तों ये नहीं आ सकता। तो प्रथम गति नियम वही बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, अगर ये दोस्तों गति में है तो गति में रहेगा। कब तक दोस्तों, जब तक उसको कोई बाह्य बल न लगे। अगला बता रहा है इसी में कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझना है मेरे भाई, गैलीलियो का नियम क्यों कहते हैं प्रथम नियम को। तो गैलीलियो का नियम दोस्तों कहने के पीछे बस यही कारण है कि जो प्रथम नियम देख रहे हैं दोस्तों, तो प्रथम नियम के बारे में सबसे पहले दोस्तों बताए थे कौन, गैलीलियो ने बताया था दोस्तों। लेकिन न्यूटन का नाम इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या व्यवस्थित तरीके से अपने पुस्तक में दोस्तों इसका उल्लेख किया है। गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई वस्तु क्या दोस्तों गति में है, मतलब अगर उसके बीच में घर्षण का काम नहीं कर रहा है, मतलब कि घर्षण दोस्तों काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा दोस्तों, हमेशा गति में ही रहेगा। ये दोस्तों गैलीलियो का कहना था। गैलीलियो ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था दोस्तों, इसलिए इनका भी नाम दोस्तों जुड़ गया इससे, न्यूटन के प्रथम गति नियम से। अब बात आता है जड़त्व का नियम दोस्तों क्यों कहते हैं। तो जड़त्व का नियम मेरे भाई इसलिए कहते हैं, जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना पसंद करती है, अगर कोई वस्तु गति में है तो दोस्तों गति में रहना पसंद करते हैं। जड़त्व दोस्तों यही कहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या आपका प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी दोस्तों कहते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे बताया जड़त्व के बारे में कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने, मतलब अभाव मतलब कि जहाँ पर बाह्य बल दोस्तों काम नहीं कर रहा है, रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मतलब कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी, उसको क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, जड़त्व कहेंगे। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, मतलब कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा मेरे भाई, जड़त्व उसका उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए कि आपको बोलेंगे कार और ट्रक में किसका जड़त्व अधिक है, तो बोलिएगा सर कार और ट्रक में द्रव्यमान अधिक किसका, ट्रक का है, तो इसका मतलब है कि ट्रक का जड़त्व अधिक। वहीं बोल दिया ट्रेन, क्या बोल दिया ट्रेन, तो किसका बोलिएगा, तो बोलिएगा सर कार ट्रेन ट्रक में ट्रेन का दोस्तों द्रव्यमान अधिक है सर, इसलिए जड़त्व भी क्या होगा, ट्रेन का अधिक होगा। तो आप बता दीजिएगा जो जड़त्व होता है किसका माप होता है, तो द्रव्यमान का दोस्तों होता है। ये पॉइंट को याद रखना, इसीलिए बताएं कि हर एक लाइन में दोस्तों कुछ ना कुछ बातें आपको बताई गई है। आगे है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बल क्या कहता है, बल क्या होता है, तो बल होता है कि जब कोई वस्तु
विराम अवस्था में हो तो विराम में रहेगी, और जब कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल दोस्तों नहीं लगे। बल से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रथम नियम है। बल से क्या कर सकते हैं, बल से दोस्तों कोई विराम वस्तु गति में ला सकते हैं, कोई गतिशील वस्तु को दोस्तों विराम वस्तु में ला सकते हैं। मतलब कि आप बल के माध्यम से किसी वस्तु की अवस्था में दोस्तों परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, आपका बल है। बल आगे के देखिए, बल का परिभाषा दिया है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, अब परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मतलब कि या तो परिवर्तन कर देगा या परिवर्तन करने का दोस्तों क्या करेगा दोस्तों चेष्टा करेगा। ये क्या है आपका एक सदिश राशि। बता दिए कि बल मतलब ये देखिए वह बल है, तो ये क्या हो गया आपका सदिश राशि। और इसका मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन। क्या होता है, क्योंकि दोस्तों न्यूटन ने खोज किया था, इसलिए इसका मात्रक दोस्तों क्या है, न्यूटन है। अब यहाँ पर देखिए एक नोट में लिखा है कि जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण दोस्तों 180 डिग्री होता है। रस्साकसी या खेल देखे होंगे, विपरीत दिशा मतलब कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं, तो इसके बीच जो कोण बनेगा मेरे भाई कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। लेकिन जब समान दिशा में दोस्तों बल लगता है तो दोस्तों ये 0 डिग्री बनाता है एंगल। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हम लोग आते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि जड़त्व के बारे में। जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ये तो आपको समझ में आ गया। तो जड़त्व उदाहरण क्या है, तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगर आप बाइक पे बैठे होंगे तो मान लीजिए बाइक दोस्तों क्या है आपका ठहरा मतलब कि रुका हुआ है, और जैसे ही दोस्तों एक चालू होता है तो किधर की ओर झुकते हैं, आगे की ओर की पीछे की ओर, तो पीछे की ओर झुकते हैं दोस्तों। ये क्या है, जड़त्व का दोस्तों उदाहरण है। वहीं चलती हुई मोटर कार, मान लीजिए आपका बाइक चल रहा है और अचानक दोस्तों क्या हुआ, अचानक रुका, तो क्या होगा दोस्तों, आप आगे की ओर झुक जाइएगा। तो ये बता रहा है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दोस्तों झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़ करके डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ करके दोस्तों गिर पड़ते हैं, मतलब कि नीचे दोस्तों गिरते हैं दोस्तों, झड़ते हैं। तो ये सब क्या जड़त्व के नियम है, मतलब कि ये सब प्रथम गति नियम के उदाहरण दोस्तों। अब बात करते हैं संवेग का। संवेग को तो हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको परिभाषा दिया है कि संवेग मोमेंटम होता क्या है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। द्रव्यमान मतलब कि आपका हो गया m, और वेग मतलब हो गया v। इसका जो गुणनफल होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर होता है v इंटू m, मतलब कि द्रव्यमान, मतलब कि वेग इंटू गुना क्या द्रव्यमान होता है। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ भी वह आ रहा है। इसका मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान का आपको बता दिए थे क्या होता है, इसका मात्रक केजी होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसलिए इसका मात्रक क्या होगा संवेग का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है, तो ये कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, जब कोई वस्तु है उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब कि जो आपका संवेग है, मोमेंटम है, मतलब संवेग है दोस्तों, वो क्या होगा आपका, जो बल लगा रहे हैं बल मतलब कि उसके समानुपाती। मतलब कि अगर आपका दोस्तों संवेग बढ़ेगा तो आपका बल बढ़ेगा, अगर बल बढ़ेगा दोस्तों संवेग भी बढ़ेगा। इसको समानुपाती कहते हैं। जो एक मतलब कि जो जिसका अंतर दोस्तों समान हो, जिसका अंतर क्या हो, समान, इसका रेशियो दोस्तों एक समान हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समानुपाती। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, वही बता रहा है आपको। अब यदि आरोपित बल F है, अब बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है, तो बल का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, m होगा। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार दोस्तों यहाँ से क्या होता है, आपका बल का फॉर्मूला मिलता है। मतलब कि F बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब m गुना दोस्तों A होता है। पहला से तो परिभाषा मिल गया, दूसरा से क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। तो ये बता रहे न्यूटन के दूसरे नियम से दोस्तों क्या मिलता है, बल का व्यंजक दोस्तों प्राप्त होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, m गुना A होता है। यहाँ से अगर आपसे पूछे कि बल का फॉर्मूला न्यूटन ना देकर के क्या देगा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछ दे तो F बराबर क्या होता है, m का मात्रा क्या होता है, मतलब कि मास का, तो kg होता है। त्वरण का बढ़ाएं आपको क्या होता है, तो सर बताएं मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये जो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसी को, न्यूटन दोस्तों बोलते हैं। अगर आपको कभी MLT निकालने के लिए बोलेगा बीमा, तो बीमा दोस्तों इसका निकलता है, न्यूटन का नहीं निकलता। आपसे न्यूटन बोलेगा तो न्यूटन कैसे निकालिएगा, इसका निकलता है बीमा दोस्तों। बीमा निकालने के लिए आपको हम सिखाए थे। जैसे आपका क्या है, आपका केजी का क्या लिखेगा, m लिखिएगा। मीटर किसका, लंबाई का, तो लंबाई का क्या लिखेगा आप, L लिखिएगा, और सेकंड को क्या लिखिएगा, T लिखिएगा। मतलब इसको आप लिखना होगा तो केजी को m बोले, m एक ही है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर L लिखिएगा, और T दो है तो नीचे है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, -T। ये क्या हो गया आपका बल का MLT, मतलब बीमा निकल गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग कि किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर kx होता है। यहाँ पर k क्या है दोस्तों, बल का नियतांक है। बल का क्या है दोस्तों, यहाँ पर नियतांक, मतलब ये कांस्टेंट है आपका k। आगे की स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्ययन बल का परिमाण स्प्रिंग के बल के
नियतांक कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका प्रत्यनयन बल के बारे में बात किया। तो प्रत्यनयन बल मतलब होता है, जैसे स्प्रिंग देखें तो स्प्रिंग को खींचें दोस्तों, खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो क्या होगा, फिर अपनी अवस्था में दोस्तों आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यनयन बल बोलते हैं। मतलब कि वस्तु में बल लगा करके उसकी अवस्था को बदल दे और फिर वो अपनी अवस्था में आ गया, पुनः उसी अवस्था में आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यनयन बल। तो प्रत्यनयन बल का परिमाण स्प्रिंग का दोस्तों क्या कहता है, बल का नियतांक कहलाता है। जो प्रत्यनयन बल होता है दोस्तों वही क्या है, आपका स्प्रिंग का बल का नियतांक है दोस्तों। यदि स्प्रिंग के बल का नियतांक k है को n भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल का नियतांक दोस्तों क्या हो जाएगा, nk होगा दोस्तों। मतलब जितने भाग में बांटिएगा क्या होगा, वो अपना गुना दोस्तों आपका हो जाएगा। प्रथम नियम को दूसरे नियम का ही दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग अंग मानते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम नियम को दूसरे नियम का अंग। कैसे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको बताएं F बराबर बताएं m गुना a, मतलब बल का फॉर्मूला होता है m गुना a। अब मान लीजिए कि आपका F क्या है दोस्तों, 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, F आप 0 मान लेते हैं। तो आपका F0 मतलब कि आपका दोस्तों F0 कब होगा, तो आपको तो पता है कि वस्तु का कुछ ना कुछ दोस्तों क्या होता है, आपका ये तो होता है, मतलब कि मास तो होता ही होता है। तो कब होगा दोस्तों आपका ये दोस्तों कब होगा, जब दोस्तों आपका ये त्वरण दोस्तों क्या होगा दोस्तों, त्वरण आपका 0 होगा। त्वरण 0 कब होगा, तो जब दोस्तों वेग एक समान है या दोस्तों आपका वेग दोस्तों स्थिर है, मतलब वस्तु का दोस्तों जो वेग है एक समान हो, मतलब एक समान से वो चल रहा है, तब दोस्तों आपका ये त्वरण 0 होगा। नहीं तो दोस्तों क्या है, वस्तु मतलब कि स्थिर हो, विराम अवस्था में हो दोस्तों, मतलब क्या विश्राम अवस्था में हो, तब दोस्तों ये 0 होगा। तो ये विराम अवस्था या एक समान गति कहाँ से हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग सीख रहे हैं प्रथम गति नियम से दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति नियम से। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम नियम दूसरे नियम का दोस्तों क्या है, अंग है। अगला हमारा है न्यूटन के तृतीय गति नियम, समझते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये बता देते हैं। मतलब जैसा दोस्तों क्रिया होता है और फाइन दोस्तों क्या होता है, प्रतिक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मतलब जिस तरह से आप तैयारी कीजिएगा आपका परिणाम दोस्तों उसी के अनुसार आपका आने वाला है। ये समझ लीजिए क्या है न्यूटन का गति का तीसरा नियम दोस्तों। इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल याद रखना है कि बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना, मतलब कि बंदूक दोस्तों जितना स्पीड से दोस्तों क्या करता है, आगे की ओर गोली जाता है, उतना ही दोस्तों स्पीड से क्या होता है, जो बंदूक को पीछे की ओर आता है दोस्तों, क्या होता है, पीछे की ओर आता है। ये क्या आपका क्रिया प्रतिक्रिया दोस्तों है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता। रॉकेट के उड़ने पर, रॉकेट जो उड़ता है दोस्तों भी न्यूटन का तृतीय गति नियम है, नहीं तो उसी को बोलते हैं हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत, मतलब कि रेखीय संवेग संरक्षण। इसको समझते हैं क्या है। ये यहाँ बता रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। यदि कण, ये जो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल याद रखिएगा तृतीय गति नियम का। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। क्या होता है दोस्तों, नियत रहता है, मतलब उसमें कोई दोस्तों परिवर्तन नहीं होता है। जब बाह्य बल दोस्तों नहीं लग रहा है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग दोस्तों बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर बना दिया, समझा दिया आपको क्या है कि दो दोस्तों मास का वस्तु है m1 और m2 दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये टक्कर से पहले है, टक्कर से पहले दोनों वस्तु में क्या दोस्तों आपका टक्कर होता है। तो टक्कर के बाद भी दोस्तों क्या होता है, इसमें इसका जो मास होगा और जो आपका ये जो u है दोस्तों, ये क्या दोनों इसका बराबर होता है। मतलब जब इसका दोस्तों बाह्य बल ना लगे, जब दोस्तों बाह्य बल नहीं लगता है तब दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों नियत रहता है। मतलब इसका संवेग दोस्तों क्या होता है, नियत रहता है। मतलब कि m इंटू यू और m2 u2 दोस्तों, या इसी को बोलेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 दोस्तों। ये दोनों को जो हम संयोग करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, तो दोनों का मान क्या होगा दोस्तों, इक्वल आएगा दोस्तों। यही क्या आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। कब जब बाह्य बल दोस्तों कार्य इस पे नहीं कर रहा, वही बता रहा है यहाँ पर। इस रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय नियम के सभी उदाहरण इसके द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब कि तृतीय नियम का जो उदाहरण आता है वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों आते हैं। अब जो टक्कर होते हैं मेरे भाई, टक्कर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं बता रहा है यहाँ पर टक्कर क्या होते हैं। तो टक्कर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला होता है प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से दोस्तों वापस लौटता है। जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से। मान लीजिए कि आपके पास रबड़ का गेंद है। क्या है आपके पास, रबड़ का दोस्तों गेंद है। इसमें क्या होगा, जब रबड़ गेंद को दोस्तों जितने भी गति से आप फेंकिएगा उतनी ही गति से क्या होगा, रबड़ गेंद दोस्तों आपका वापस आएगा। क्या होगा, उतनी ही गति से वापस आएगा। यही क्या आपका प्रत्यक्ष टक्कर।
यही आपका क्या है, प्रत्यस्थ टक्कर है। आगे है कि इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। मतलब इसमें दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षित, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका, और संवेग में दोस्तों परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए इसमें तो प्रत्यस्थ टक्कर क्या होता है कि जिस मतलब की गति से आप दोस्तों रबड़ गेंद को फेंक रहे हैं उसी गति से क्या हो, रबड़ गेंद दोस्तों वापस आ रहा है। प्रत्यस्थ गुणांक का मान जो होता है दोस्तों वो 1 होता है। क्या होता है, प्रत्यस्थ गुणांक का मान। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा मेरे भाई कि प्रत्यस्थ जो गुणांक होते हैं, प्रत्यास्थ गुणांक, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है, तो इस पिंड में जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग से वापस आता है। अब आपके पास मान लीजिए गेंद किसका है, तो टेनिस का गेंद है। क्या है दोस्तों, टेनिस का गेंद है। अब जिस वेग से आप क्या किए हैं, टेनिस की गेंद को फेंक रहे हैं दोस्तों, तो उस वेग से क्या होता है, टेनिस का गेंद दोस्तों वापस नहीं आता है। याद रखिएगा, उस वेग से आपको वापस दोस्तों नहीं आता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अप्रत्यक्ष टक्कर कहलाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, संरक्षित नहीं है, क्योंकि वो तो उतनी गति से वापस नहीं ना आया मेरे भाई। तो क्या होगा, ये संरक्षित नहीं है, लेकिन आपका संवेग तो संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या था, दोनों संरक्षित है, गतिज भी और संवेग भी दोस्तों, क्योंकि उसी गति से वापस आ रहा है गेंद हमारे पास, लेकिन इसमें दोस्तों नहीं आ रहा है। और प्रत्यास्थ गुणांक का जो मान होता है, ये आपका प्रत्यास्थ गुणांक का मान दोस्तों 1 से कम होता है। मतलब ई बराबर क्या होता है, 1 से कम होता है। ई क्या या प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 से कम होता है। ई बराबर दोस्तों लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगला है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या है कि इसमें पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक ही वेग से चलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो रबड़ गेंद हो गया, यहाँ टेनिस का गेंद हो गया। यहाँ किसका गेंद लीजिएगा, तो यहाँ मिट्टी का गेंद ले लीजिए। क्या इसका ले लीजिए, मिट्टी का। अब मिट्टी का गेंद दोस्तों बचपन में बनाते होंगे, नहीं बनाए होंगे तो मिट्टी को तो देखे होंगे। मिट्टी क्या है दोस्तों, आप दीवार में मारे तो दीवार में मारते हैं तो क्या होता है, मिट्टी दोस्तों वहाँ जाकर चिपक जाता है। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि पिंड क्या टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और एक ही वेग से चलने लगता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों जिस वेग से फेंके उस वेग से तो वापस आया नहीं मेरे भाई। तो क्या होगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा दोस्तों संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन संवेग मेरे भाई संरक्षित रहता है। तीनों टक्कर में तो संवेग क्या होगा आपका, उसमें कोई दोस्तों परिवर्तन नहीं होने वाला है। और प्रत्यास्थ गुणांक का मान जो क्या होगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया, याद रखिएगा। प्रत्यस्थ जो टक्कर है उसमें 1, अप्रत्यस्थ गुणांक जो आप अप्रत्यस्थ टक्कर उसमें दोस्तों जो आपका प्रत्यस्थ गुणांक का मान क्या होता है, 1 से कम है। यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाता है, किसमें, पूर्णतः अप्रत्यस्थ टक्कर में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला है आवेग के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे, आवेग के बारे में। तो आवेग बता रहा है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं। आपका दोस्तों से बॉलिंग कर रहा है, वो बॉल जो फेंक रहा है बहुत तेज रफ्तार से दोस्तों फेंका, तेज रफ्तार से फेंका। और दोस्तों क्या किए, आपने दोस्तों बल लगाया। तो जब बैट और बॉल का दोस्तों कनेक्शन हुआ तो वहाँ पर बहुत कम समय के लिए हुआ, लेकिन आप बल लगाए दोस्तों, बहुत बड़ा बल लगाए। तो गेंद क्या दोस्तों, बहुत आपका गेंद अगर बैट पर टकराया तो क्या हो दोस्तों, बहुत लंबा दूरी दोस्तों वो तय किया। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि जब कोई बड़ा बल तो दोस्तों बहुत कम समय के लिए किसी बल पे दोस्तों काम करता है, थोड़े समय के लिए दोस्तों क्या करता है, वस्तु पर काम करता है कोई बड़ा बल, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका आवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवेग। वही बता रहा है कि आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल, मतलब संवेग में परिवर्तन। जो संवेग में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, आपका आवेग कहलाता है। अब इसका निकालना होगा आपका मात्रा, तो न्यूटन क्या बोलिएगा, बल का न्यूटन, और समय का दोस्तों क्या होता है, सेकंड होता है। तो आवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ वह आ रहा है, इसका मात्रा न्यूटन सेकंड होता है, तथा इसकी दिशा वही है जो बल की दिशा है। जो बल की दिशा दोस्तों रहती है उसी की इसकी दिशा भी सेम है, इसमें कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं घर्षण बल। हमेशा यहाँ पर एक नोट दिया है कि घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। आपको पता है कि घर्षण बल क्या करता है, तो विरोध करता है। विरोध मतलब कि वो क्या करता है, विपरीत लगता है। हम जो बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल क्या होता है, वस्तु के दोस्तों विपरीत लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में। इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा कथा कहानी लिखा है, पहले हम पढ़ देते हैं ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो जब पढ़िए आप। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होगा, mv² बटा r।
MVA उसका मतलब वही वृत्त के जो आपका क्षेत्रफल होता है उसी को यहाँ पर दोस्तों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान माना है या भी माना है, इसको क्या किया है रेडियस को डिवाइड किया है, तो MVA स्क्वायर हो गया आपका बटा R हो गया अभिकेंद्रीय बल। अब यहाँ पर समझिए सिंपल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ पे दोस्तों क्या है, कोई वस्तु घूम रहा है ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र है, सेंटर है। मान लीजिए ये घूम रहा है, ये जो बल लगा रहा है भाई मेरा किधर की ओर लगा रहा है, तो अंदर की ओर लगा रहा है। जो वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूम रहा है तो उसका जो बल लग रहा है जो अंदर की ओर लग रहा है। जब कोई वस्तु जो अंदर की ओर सेंटर की ओर बल लगाती है उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अभी मतलब अंदर, अभी मतलब क्या बोलिएगा, अंदर दोस्तों जो सेंटर की ओर बल लगा रही है। अब इसका उदाहरण कैसे होगा, तो आप देख रहे होंगे कि दोस्तों सौरमंडल को देखें, सौरमंडल में क्या है दोस्तों, आपका बीच में आपका सेंटर में घूम रहा है कौन, आपका मतलब कि सेंटर में स्थिर है आपका सूर्य, और चारों तरफ दोस्तों क्या है आपके ग्रह घूम रहे हैं। या इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है आपका घूमते रहता है, नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। वो क्या दोस्तों, ये अभिकेंद्रीय बल का ही दोस्तों क्या है उदाहरण है। सौरमंडल आपका हो गया, या इलेक्ट्रॉन का घूमना हो गया दोस्तों नाभिक के चारों ओर, क्या है आपका अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जब अंदर की ओर बल लगा रहे हैं मतलब सेंटर की ओर बल लगा रहा है तो अभिकेंद्रीय बल हो गया। अब है अपकेंद्रीय, तो जब अंदर की ओर लगाए तो क्या करेगा, बाहर की ओर लगाएगा। जब इसमें अभिकेंद्रीय में अंदर की ओर, तो अपकेंद्रीय में क्या होगा दोस्तों, बाहर की ओर। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका बाहर की ओर बल लगेगा। क्या होगा, सेंटर की ओर नहीं, मतलब कि बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर बल लगेगा मेरा भाई, क्या कहलाएगा, आपका अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो बोलिएगा कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब क्या है दोस्तों आपका अपकेंद्रीय बल है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग। जब जहां पर अलग करने की बात होगी मेरे भाई, वो क्या होगा आपका अपकेंद्रीय बल। जैसे दूध से क्या निकाल दिए हम, मक्खन को अलग कर दिए। कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा से क्या किया, पानी को दोस्तों अलग किया, तभी तो दोस्तों वाष्प बनकर के पानी उड़ाता तो कपड़ा सूख गया। तो क्या बनाइए, अपकेंद्रीय बल कहलाया। अभी मतलब अंदर, अब मतलब बाहर दोस्तों। अब है यहाँ पर एक नोट कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार में मोटरसाइकिल के अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर दोस्तों कार्य करती है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मतलब कि यहाँ जो आप कभी देखे होंगे मौत का कुआं में जो होता है, मान लीजिए ये बना हुआ है, अब इसके चारों ओर क्या है दोस्तों आपका ये चक्कर लगा रहा है। मतलब कि बाइक वाला क्या कर रहा है, इसमें चारों तरफ दोस्तों चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर जो बल काम कर रहा है भाई कौन सा बल काम कर रहा है, तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो बल लग रहा है वो दोस्तों सेंटर की ओर लग रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों अपकेंद्रीय बल के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल नहीं, मतलब कि जो दोस्तों वस्तु मेन है वो क्या कर रहा है, अंदर की ओर लगा रहा है। मोटरसाइकिल भले ही बाहर की ओर लगा रहा है, लेकिन जो मेन वस्तु दोस्तों क्या कर रहा है, अंदर की ओर दोस्तों अपनी, वो जो आदमी जो घुमा रहा है उसका दोस्तों बल जो लग रहा है वो अंदर के सेंटर की ओर लग रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग को, अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। ये ध्यान दीजिए, कभी बोलेगा आपको तो। आगे बल आघूर्ण के बारे में छोटा सा और है, थोड़ा सा। बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उसके परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर होता है कि आपका बल गुना आघूर्ण भुजा, मतलब कि एक सदिश राशि है, इसका मात्रक दूसरे न्यूटन मीटर होता है। मतलब कि दूरी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बल लगा कर कोई वस्तु घूम रहा है, सिंपल समझिए, आपके घर में दरवाजा गेट होगा, उसमें दरवाजा देखे हैं दरवाजा हो गया आपका, या नल तो देखे होंगे। नल का क्या करते हैं, कुंडी को ऐसे जो घूमने वाला होता है उसको खोलते हैं ना, तो क्या दोस्तों वही आपका बल आघूर्ण है। क्या है आपका बल आघूर्ण में भाई, वो हो गया। या दरवाजा हो गया आपका, दरवाजा घूमता है ना, मान लीजिए दरवाजा है, इसको क्या किया खोले तो ये अंदर बाहर हो रहा है ना एक जगह पर, तो दोस्तों क्या है आपका ये बल आघूर्ण है, जहाँ से वो घूम रहा है क्या है आपका बल आघूर्ण दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, इसी क्या है आपका बल आघूर्ण का ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर आपका बल आघूर्ण का ही मात्रक है। आवेग का मात्रक दूसरा हो गया, न्यूटन सेकंड हो गया, याद रखिएगा। ये न्यूटन मीटर किसका है, तो बल आघूर्ण का है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। सदिश राशि है और ये इसका मात्रक भी पता चल गया। सरल मशीन क्या होता है, सरल मशीन समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत मतलब इसी के सिद्धांत पे काम करता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा करके किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंतल, स्क्रू, जैक आदि। सिंपल समझिए क्या होता है कि कोई वस्तु है बहुत भारी है दोस्तों, क्या है भारी है, वो आपसे उठ नहीं रहा है, लेकिन क्या किए हैं वहाँ पर अपने युक्ति को लगा करके भारी वस्तु को दोस्तों क्या कर रही है, भारी वस्तु को अपनी युक्ति का इस्तेमाल करके
उसको आसानी से दोस्तों उठा लिए, तो वही क्या है दोस्तों, फरल मशीन, जो आपके भारी काम को दोस्तों आसान बना दे, जो आपके भारी काम को आसान बना दे मेरे भाई, वो क्या है आपका फरल मशीन है। जैसे मान लीजिए कि आपको गाड़ी उठाने के लिए बोले हैं, तो गाड़ी उठाने में कितना परेशानी होती है, लेकिन वही जो आपका जैक होता है, स्क्रू जैक दोस्तों, उससे कितना आसानी से मतलब गाड़ी को हम उठा करके उसका चक्का चेंज कर लेते हैं। उत्तोलक हो गया आपका, घिरनी हो गया, ये सब दोस्तों। घिरनी मतलब कि कौन होगा, जो कुआं देखे होंगे, कुआं, तो कुआं से बाल्टी से पानी खींचने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन वही जब घिरनी लगा रहता है तो पानी को दोस्तों आदमी खींच लेता है। अब आगे आते हैं उत्तोलक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उत्तोलक से आपसे प्रश्न पूछता है, तो उत्तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से दोस्तों घूमती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, ये 3 बिंदु अगर याद रहा तो उत्तोलक के प्रकार याद हो जाएगा। अगर ये 3 बिंदु दिमाग से निकला तो उत्तोलक के प्रकार आप भूल जाइएगा। जैसे पहला बिंदु है आपका आलम, उत्तोलक में 3 बिंदु है जिसको बोलते हैं फाल्क्रम। जिस बिंदु से वस्तु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक घूमती है, मतलब सिंपल याद रखिए, जहां से वस्तु घूम रही है, जहां से दोस्तों घूम रही है वो है आलम्ब। क्या है, आलम्ब, जहां से घूम रही है आलम्ब। आयास मतलब जहां से आप पकड़ के बल लगा रहे हैं, जहां से आप पकड़ करके बल लगा रहे हो, क्या है आपका आयास। भार मतलब जहां से वस्तु ये उठा रहा है, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास है, वो कुछ चीज को उठा रहा है, क्या आपका हो गया, भार हो गया। ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए सिंपल, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देगा, यहाँ पर मतलब फोटो दिखाएगा, उसके बाद आपको हम ये पॉइंट बताते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बता दिया आपको। ये आर्किमिडीज ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी। मतलब सबसे पहले दोस्तों उत्तोलक के बारे में आर्किमिडीज ने दोस्तों बताया था, इसलिए आर्किमिडीज कहीं पूछे आपसे किसने रखी, तो आर्किमिडीज का दोस्तों नाम याद रखिएगा, जो उत्प्लावक बल का दोस्तों खोज किए थे। आगे हमारा है, ये देखिए, इसी को इसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका ये कोई बड़ा चट्टान है, यहाँ पर कोई दोस्तों क्या है, एक बड़ा चट्टान है। अब इसको दोस्तों आप गए हाथ से उठाने के लिए, तो हाथ से दोस्तों नहीं उठा, लेकिन अब क्या किए दोस्तों, एक लंबा सा दोस्तों लकड़ी या कुछ भी लाए, ठीक है। अब लकड़ी के बीच में दोस्तों क्या किए, एक यहाँ पर छोटा सा पत्थर रख दिए। पत्थर मतलब क्या है, जहाँ से ये वस्तु दोस्तों घूम रहा है, ये लकड़ी लिए। अब यहाँ से जो आप पकड़ के इसको क्या करें, उठा रहे हैं, यहाँ से पत्थर हो गया आपका, उसके नीचे डाल दिए। अब यहाँ पर जो क्या करें, तो आप अपने बल लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर अपना अपना बल लगा रहे हैं, क्या हो गया, आयास हो गया। यहाँ से वस्तु घूम रहा है, ये आपका आलम्ब हो गया। यहाँ से आप पकड़ के बल लगा रहे हैं, दोस्तों क्या हो गया, आपका आयास हो गया। और यहाँ पर दोस्तों जो भार है, मतलब जो वस्तु पत्थर है दोस्तों, उसको उठा रहे हैं, दोस्तों क्या हो गया, आपका भार हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, ये भार। जहाँ से वस्तु घुमा आलम्ब, जहाँ से आप पकड़ के उठा रहे हैं मेरे भाई, वो हो गया आयास। और ये क्या हो गया, जहाँ से ये दूसरी जो इसका सिरा है, यहाँ से क्या किए, जो पत्थर को उठाने का काम किए, ये दोस्तों हो गया आपका भार हो गया। दोस्तों वही बात बताया, यहाँ बताया है कि भार गुना भार भुजा बराबर होता है आयास गुना आयास भुजा। मतलब कि ये भार, ये हो गया भार, इसके नीचे जो हो गया भार भुजा हो गया, और यहाँ से आप पकड़ के दोस्तों क्या करना है, बल लगा रहे हैं, वही क्या हो गया, आयास भुजा। दोनों क्या दोस्तों आपस में बराबर होता है, उतना आपको लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे आयास होता है, या आयास भुजा बटे भार भुजा। ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा नहीं बस, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। अब उत्तोलक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन बताया था, आयास, आयास याद रखिएगा, आलम्ब, आयास और भार, ये तीनों याद रखिएगा तो आसानी से पकड़ सकते हैं। प्रथम श्रेणी का कौन, द्वितीय श्रेणी का कौन है, जैसे बता रहा है यहाँ पर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ये क्या है, देखिए यहाँ पर। तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब, आलम्ब जहाँ से वस्तु घूम रहा है, मतलब फालक्रम। आयास ई मतलब जहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं। भार मतलब कि जहाँ दोस्तों वेट है के बीच में स्थित हो, मतलब कि जहाँ पर ये जो आपका फालक्रम, मतलब कि जहाँ से ये घूम रहा है, किसके बीच में दोस्तों मेरा भाई, तो एफर्ट और वेट के बीच में, एफर्ट और वेट के बीच में अगर रहता है आपका, ये जहाँ से घूम रहा है, वो कहलाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब जिसपे देखिए यहाँ पर सिंपल समझे, कैंची, कैंची क्या है मेरे भाई, बीच से घूमता है ना आपका कैंची, तो जहाँ से बीच से आपका क्या आलम्ब है, आलम्ब क्या है, बीच में है, आलम्ब बीच में है मेरे भाई, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आलम्ब क्या होता है, जहाँ से घूमता है। पिलास देखिए बीच से घूमता है, सरसी बीच से घूमता है, तराजू भी दोस्तों बीच से घूमता है। कील उखाड़ने की मशीन, ये भी दोस्तों क्या होता है, कील उखाड़ने की मशीन। आसानी से कील कैसे कवड़िएगा, तो बीच में दोस्तों क्या कीजिएगा, आप कोई सामान रख दीजिएगा, आसानी से क्या होता है, वहाँ घूमने का जगह मिलता है, तो आसानी से वो कवड़ जाता है। सीसो झूला देखे हैं पार्क में, साइकिल का ब्रेक देखे हैं, यहाँ भी दोस्तों ये बीच से घूमता है। हैंडल, हैंड पंप देखे होंगे, हैंड पंप दोस्तों बीच से क्या होता है, वो घूमता है। तो ये क्या प्रथम श्रेणी का, मतलब प्रथम श्रेणी जहाँ से आलम्ब आपका बीच में, आलम्ब जहाँ से मशीन दोस्तों घूमता है। अगला है हमारा द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा मेरे भाई, तो आपका भार, यहाँ बता रहा है कि उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच क्या होगा, भार होगा। भार मतलब जहाँ से वस्तु उठ रहा है, जहाँ से वस्तु को पकड़ते हैं, मतलब उठाते हैं वस्तु को, आप नहीं बल लगा रहे हैं, मतलब वस्तु उठाने का जो कहाँ से काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका हो गया,
इसमें और कुछ बताना था, रुकिए एक मिनट, इसमें कुछ था क्या? हाँ, ये देख लीजिए, ये बताना भूल गए थे कि इस प्रकार के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकता है दोस्तों। किसमें? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें बता दिए कि कौन बीच में कौन होगा आपका, बीच में आपका वेट होगा, बीच में आपका वेट होगा। तो इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, ये जब आपका वेट बीच में, सेकंड जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसका उदाहरण क्या होता है? सरौता। सरौता देखे होंगे, नींबू निचोड़ने का दोस्तों मशीन, खैनी काटने की दोस्तों मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी दोस्तों। वहाँ पर क्या होता है, आपका भार दोस्तों बीच में होता है। सरौता देखे होंगे तो बीच में होता है दोस्तों भार, जहाँ से दोस्तों क्या होता है, वस्तु को हम कुछ भी उठाने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। नींबू निचोड़ने का मशीन भी क्या होता है, बीच में दोस्तों होता है। बल तो आप दोस्तों कोना से लगा रहे हैं। खैनी काटने का मशीन देखते होंगे, वो क्या होता है दोस्तों, बीच से। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर दोस्तों क्या आपका ये है ना, ये काटने का दोस्तों क्या करता है, काम करता है। तो बीच में आपका क्या हो गया, भार हो गया, तो द्वितीय श्रेणी का हो गया। अब बचा कौन आपका तृतीय श्रेणी में? तो तृतीय श्रेणी में सर बचा मेरा हमारा कौन, तो बचा आयास, मतलब एफर्ट, जहाँ से आप दोस्तों क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जहाँ से आप बल लगा रहे हैं वो कहलाता है आपका एफर्ट दोस्तों कहलाता है, मतलब आयास कहलाता है। ये अगर बीच में होगा दोस्तों, तो बीच में किसके बीच में होगा, तो आलंब और वेट के बीच में होगा। जैसे चिमटा को देखते होंगे, हम लोग का हाथ है, हम लोग का हाथ जो है ना मेरे भाई, वो क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा आप देखते होंगे अपनी आपकी माँ रोटी वोटी अभी तो नहीं इस्तेमाल होता है, पहले इस्तेमाल होता था चिमटा का दोस्तों। तो ये तीनों आप समझ में आ गया होगा आपको। अब गुरुत्वीय केंद्र के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु के समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्वीय केंद्र की वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगा करके वस्तु को संतुलित रख सकता है। सिंपल समझिए, गुरुत्वीय केंद्र का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके पास है, तो उस वस्तु को क्या करना, आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास छड़ी है, अब बोलें कि भाई इस छड़ी को क्या कीजिए, आप बैलेंस कीजिए अपने हाथ पर। तो क्या कीजिएगा आप, तो इस छड़ी का दोस्तों क्या कीजिएगा, मिड पॉइंट खोजिएगा। क्या कीजिएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट खोज करके आप उसको बैलेंस कर ले, वही क्या है, गुरुत्वीय केंद्र। वही क्या है आपका गुरुत्वीय केंद्र है। इसका आप एग्जाम्पल भी देखते होंगे, आप गुरुत्वीय केंद्र का आप एग्जाम्पल भी देखते होंगे कि रस्सी पर कभी देखते होंगे कि जो कलाकार होता है चलता है दोस्तों, रस्सी पर वो चलता है। कैसे चलता है दोस्तों, तो क्या करता है, तो वो गुरुत्वीय केंद्र का वो दोस्तों क्या करता है, मिड पॉइंट खोजता है। मिड पॉइंट की ओर दोस्तों वो काम करता है दोस्तों, और उसका शरीर क्या होता है, पूरी तरह से बैलेंस रहता है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो वो गुरुत्वीय केंद्र पे ही दोस्तों क्या करता है, काम करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो गुरुत्वीय केंद्र मतलब कि जहाँ से आप मिड पॉइंट करके किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं दोस्तों। आगे हमारा है संतुलन। अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आइए संतुलन को देख लेते हैं। संतुलन क्या होता है? संतुलन मेरे भाई तीन प्रकार के होते हैं। बैलेंस जो आपका होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, अस्थाई और एक होता है उदासीन। अभी स्टेबल क्या होता है आपका, अनस्टेबल क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किए, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन किए, लेकिन किया जाए, अब बल हटाते ही पुनः वस्तु पूर्व स्थिति है, मतलब कि मान लीजिए कि उस पर बल लगा कर क्या किए, इसके कुछ परिवर्तन किए, लेकिन जैसे ही बल हटाया मेरे भाई ये पुनः अपनी स्थिति में आ गई, वो क्या कहलाता है, अस्थायी संतुलन कहलाता है। क्या है, अस्थायी संतुलन। और वही हो गया अस्थायी। मान लीजिए बल लगा कर क्या किए, उसके कुछ उसमें कुछ दोस्तों परिवर्तन किए, और फिर दोस्तों वो अपनी पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं आई, तो क्या हो गई, वो अस्थायी हो गई। उदासीन क्या होता है, तो यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, उसका संतुलन दोस्तों क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। मतलब कि जो गुरुत्वीय केंद्र बता दें कि मिड पॉइंट, किसी वस्तु का जो मिड पॉइंट जहाँ से उसका बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि गुरुत्वीय केंद्र क्या हो गया दोस्तों, उसमें आप बल लगाकर क्या किए, उस वस्तु को दोस्तों विस्थापित किए। विस्थापित करने के बाद उसका गुरुत्वीय केंद्र दोस्तों क्या हो गया, वो चेंज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया, और नई जगह पर उसको क्या हो गया, संतुलित करना उसको हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर है ये, अब एक मिनट मेरे भाई, ये आपके पास लकड़ी है, यहाँ से क्या किए दोस्तों, अब यहाँ से बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये जो मिड पॉइंट इसका है गुरुत्वीय केंद्र, यहाँ ना जाकर दोस्तों क्या हो, यहाँ हो गया। अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ये बैलेंस हो रहा है, मतलब ये छड़ी है बैलेंस दोस्तों हो रहा है, वही क्या आपका उदासीन संतुलन है मेरे भाई। अगला हमारा है अब अस्थायी संतुलन की शर्तें। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या है, मतलब कुछ कंडीशन है। क्या देखिए यहाँ पर, तो वस्तु और गुरुत्वीय केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, मतलब कि नीचे रहेगा तभी ये दोस्तों अस्थायी संतुलन काम करेगा। गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, मतलब वस्तु जो होगा उसके बेस में दोस्तों गुजरेगी, तब दोस्तों अस्थायी संतुलन दोस्तों ये काम करने वाला। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला है घर्षण, घर्षण बल क्या है, तो यह एक प्रकार का बल है जो सदैव गति का विपरीत दिशा में लगता है, जो मतलब गति का विरोध करता है दोस्तों, वही क्या आपका घर्षण बल है।
घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल कितना है हमको नहीं पता, मान लीजिए कितना बड़ा सतह है, ये क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल छोटा है, इससे मतलब नहीं है। सतह का जो प्रकृति है मतलब उसका नेचर कैसा है, सतह चिकना है, खुरदुरा है, कैसा है दोस्तों, उस पर निर्भर करता है। ये ध्यान दीजिए घर्षण बल यहाँ पर सिंपल बता दिया, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसकी नेचर पर, चिकना है कि खुरदुरा है कैसा है दोस्तों। तो घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, या तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब किसमें दोस्तों ऊर्जा खत्म नहीं होती है, बल्कि ये भी याद रखिएगा ऊर्जा दोस्तों कभी खत्म नहीं होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसमें दोस्तों घर्षण बल जाता है, ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, क्या रहा है ऊर्जा का दोस्तों रूपांतरण, मतलब तापीय ऊर्जा में दोस्तों ये बदल रहा है। अगर देखना है तो अपने हाथ को रगड़िए, वहाँ भी घर्षण बल दोस्तों काम करता है। अगला हमारा है कि घर्षण के प्रकार। घर्षण दोस्तों क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं, कितने 4 होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण, पिंड की स्थिर अवस्था, जब कोई वस्तु क्या स्थिर अवस्था में तो क्या है स्थैतिक घर्षण, मतलब सबसे ज्यादा घर्षण इसी में होता है। फिर है सीमांत घर्षण, मतलब कि पिंड के फड़कने की अवस्था, मतलब धीरे थोड़ा थोड़ा घसकता है, बच्चा को देखते होंगे बच्चा कैसे घसकता है, तो मुझे वही क्या सीमांत घर्षण है। गैतिज या सर्पी घर्षण, मतलब पिंड की आनत तल पर फिसलने की अवस्था, जब दोस्तों कोई वस्तु क्या कर रहा है फिसल रहा है, क्या है जैसे फिसलन पट्टी, देखो कैसे फिसलन पट्टी पर बच्चा फिसलता है, वो क्या दोस्तों आपका सर्पी घर्षण। लुटनिक मतलब जो लुढ़कता है, जैसे मान लीजिए गेंद को फेंकें तो गेंद क्या दोस्तों लुढ़क रहा है, क्या हो रहा है लुढ़क रहा है, तो क्या हो गया आपका लुटनिक घर्षण दोस्तों। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि स्थैतिक घर्षण, घर्षण में सबसे ज्यादा किस में होता है तो स्थैतिक में होता है, उसके बाद आपका सर्पी में होता है, फिर आपका लोटनिक में होता है दोस्तों। मतलब सबसे ज्यादा स्थैतिक, फिर आपका सर्पी, फिर दोस्तों लोटनिक, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर घर्षण गुणांक है, इससे भी दोस्तों प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसको भी हम बिल्कुल आसानी तरीके से समझा देंगे आपको। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल जो होता है समानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया बल के होता है। अभी क्या है छोड़िए इसको, आप समझिए सिंपल। जैसे मान लीजिए 2 सतह आपके पास है, 2 सतह है, 2 सतह, ये जो आपका घर्षण बल होता है, ये 2 सतहों के बीच जो घर्षण, कितना घर्षण लग रहा है, 2 सतहों के बीच, 2 सरफेस आपके पास है, तो 2 सतहों के बीच कितना घर्षण लग रहा है दोस्तों, वही क्या आपका घर्षण गुणांक है। 2 सतहों के बीच कितना घर्षण लग रहा है वो क्या है घर्षण गुणांक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक दोस्तों खुरदुरा सतह है, खुरदुरी है, मतलब कि एक खुरदुरी दोस्तों है सतह और एक चिकनी सतह है, तो किस पे ज्यादा घर्षण होगा, तब सिंपल बोलिएगा सर खुरदुरी पर ज्यादा घर्षण होगा, खुरदुरी पर ज्यादा, और चिकनी पर दोस्तों क्या होगा कम होगा। तो किस पर कम किस पर ज्यादा दोस्तों हो रहा है, हो लग रहा है ना आपका घर्षण, वही क्या आपका घर्षण गुणांक है। क्या दोस्तों, यही आपका घर्षण गुणांक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अब घर्षण गुणांक क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है कि जो आपका घर्षण होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसके समानुपाती होता है। मतलब कि आपका अगर घर्षण बढ़ेगा तो दोस्तों ये भी आपका ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल दोस्तों बढ़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बराबर क्या होता है आपका, एक बराबर ये जो है घर्षण गुणांक का दोस्तों साइन है आपका, घर्षण गुणांक इंटू क्या होता है प्रतिक्रिया बल, विलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ से आप घर्षण गुणांक का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा क्या, F बराबर R, F बराबर दोस्तों R निकालिएगा। अब यहाँ पर देखिए F मतलब हो गया घर्षण बल, ये ध्यान दीजिएगा, घर्षण गुणांक का यू हो गया, तो घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल दोस्तों यहाँ से निकल आपका गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि घर्षण गुणांक जो होता है उसका मान क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। घर्षण गुणांक 0 और 1 के बीच में मेरे भाई रहता है हमेशा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन है, मतलब ऐसा कोई दोस्तों मात्रक नहीं होता है, और ये बीमाहीन है, मतलब कि जब मात्रक ही नहीं है मेरे भाई तो बीमा तो होगा ही नहीं होगा, समझे। मतलब ये दोस्तों क्या है, एक अनुपात है, क्या है दोस्तों, एक अनुपात मतलब रेशियो है दोस्तों, कौन आपका, तो ये घर्षण बल किसका रेशियो है, तो घर्षण बल का और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। मतलब क्या होता है, घर्षण बल के अधीन कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है नकारात्मक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है वस्तु को दोस्तों हानि होती है। जैसे आपका हानि होती है ये दोस्तों सकारात्मक है, मान लीजिए आपका चप्पल है, चप्पल क्या दोस्तों आपका घिस रहा है तो ऋणात्मक हो गया, क्या हो गया दोस्तों कार्य ऋणात्मक हो गया। जैसे चौक है, आप पेंसिल से लिख रहे हैं कॉपी पर, चौक से बोर्ड पर लिख रहे हैं, सब वहाँ पर क्या है घर्षण ही काम कर रहा है दोस्तों, क्या है घर्षण ही कार्य है। हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो किससे कारण चल रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन हम घर्षण बल की सहायता से दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, समझे। अब बाकी जो अगला चैप्टर है इसको हम आगे पढ़ाएंगे। बाकी दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मैं कमेंट करके बताइएगा। कोई भी समस्या दुविधा दोस्तों आए तो हमें बेझिझक दोस्तों कमेंट कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों ये हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए इस उद्देश्य से कि ताकि दोस्तों जो आपको समस्या आती है किसको पढ़ने में, ये लूफेंट को पढ़ने में, आपको रटना ना पड़े, रटना आपको बिल्कुल ना पड़े, एक बार पढ़िए आप तथ्यों को समझ जाइए आसानी से।
तो दोस्तों क्लास अगर बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जो भाई बंधु आपके हैं कम से कम 2-3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको दोस्तों पता चल सके कि लूफेट कैसे पढ़ना है। और लूफेट पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, तो बिहार के एग्जाम के लिए आपको जीएस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये हम पे भरोसा करके आप पढ़िए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, तो आसानी से आप पढ़िए। जो पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे ही, जो पढ़ने वाले तो जानते हैं कि लूफेट का वैल्यू कितना है। जो नहीं पढ़ने वाला तो उसको कितना भी किताब, कैसा भी किताब दे दीजिए, उनसे कुछ होने वाला दोस्तों नहीं है। बाकी कोई समस्या दोस्तों आए तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई में लगे रहिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा दोस्तों। और अगले वीडियो दोस्तों आपको कल मिलेगा। अभी आपको ये स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों वीडियो आपको डेली 2 वीडियो दोस्तों प्रोवाइड कर दे रहे हैं। टाइम दोस्तों हम फिक्स कर दिए, सुबह में 7 बजे और शाम में 5 बजे दोस्तों आपको एक मिलेगा स्पीडी का करंट अफेयर का, सुबह में 7 बजे, और आपका जो लूफेट का है दोस्तों, लूफेट को आपको शाम में 7 बजे दोस्तों मिलेगा। कल या परसों से रेगुलर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप समय निकाल करके क्लास दोस्तों कीजिएगा। और रिवीजन के लिए बताएं, रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी अच्छे से रहिए दोस्तों, धन्यवाद।